हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक लेक्चर नेशनल पेंशन स्कीम आरआरबी वेलफेयर एग्ज़ाम के लिए। और अभी बज रहे हैं रात के 2 और 2 बजे मैं आपके लिए ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ। रुको मैं आपको टाइम दिखाती हूँ आपको, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कमेंट कर देंगे कि मैम आप झूठ बोल रही हो। रुको मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। ये देखो 2:13 दिखाई दिया, 2:13। ठीक है, चलो ये लेक्चर मैं आपके लिए लेके आई हूँ एनपीएस वर्सेस यूपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक है, तो इस लेक्चर में आज मैं आपको करवाऊँगी 100 MCQs। हो सकता है ये 2 पार्ट में मैं बनाऊँ ये लेक्चर, या एक ही पार्ट में कवर कर दूँ, क्योंकि रात के 2 बज रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, इसमें मैं आपको 100 MCQs जो कराऊंगी वो मैंने 7 अलग अलग हिस्सों में बांटे हैं। अब चलो मैं आपको दिखाती हूँ 7 अलग अलग पार्ट्स के कौन से हैं। ठीक है, पहला पार्ट है इसका बेसिक ऑफ एनपीएस। क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक जो क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि एनपीएस की शुरुआत, ठीक है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस और मतलब कब आया, कैसे आया, क्या है। लेक्चर तो ये एमसीक्यूज़ का ही है। पहले मैं सोच रही थी कि आपके लिए मैं एक पूरा लेक्चर ले आती हूँ जिसमें मैं एमसीक्यू ना करवा के सिर्फ इसकी थ्योरी करवाऊँ, बट फिर मेरे को लगा कि एग्ज़ाम पास में है तो मैं एमसीक्यू के थ्रू ही आपको इसमें थ्योरी कवर कर दूँगी। पहले पार्ट में बेसिक ऑफ एनपीएस है, जिसमें क्वेश्चन 1 to 15 होंगे। इसमें एनपीएस की शुरुआत और कैसे बना कैसे नहीं बना ये आएगा। सेकंड पार्ट में आएगा आपका एनपीएस अकाउंट एंड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 to 30। इसमें हम टायर 1 और टायर 2 के अकाउंट देखेंगे और उसमें क्या क्या मतलब कंट्रीब्यूशन होता है, क्या क्या शर्तें होती है वो देखेंगे। थर्ड पार्ट होगा हमारा इन्वेस्टमेंट और रिटर्न का, क्वेश्चन नंबर 31 to 45। इसमें एनपीएस में जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है या जो भी रिटर्न मिलता है उसकी बात होगी। फोर्थ पार्ट में मैं आपको करवाऊंगी टैक्स बेनिफिट, क्वेश्चन नंबर 46 to 60, यानी कि एनपीएस से जुड़ी हुई टैक्स रिबेट, डिडक्शन, ये सब मैं आपको बताऊंगी। एंड इसका फिफ्थ पार्ट होगा विड्रॉल एंड एग्जिट, क्वेश्चन नंबर 61 to 75। ठीक है, जिसमें हम आपको ये पता लगेगा कि आप किस सिचुएशन में एनपीएस से अमाउंट निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। सिक्स्थ पार्ट होगा आपका फंड मैनेजर, एन्यूटी एंड पोर्टेबिलिटी, मतलब कि जैसे हमारा फंड मैनेजर कौन होगा, अकाउंट ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, ये सब समझेंगे। और एट द एंड मैं आपको बताऊंगी यूपीएस और एनपीएस में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चंस के थ्रू ही 86 से लेके 100 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम और एनपीएस की मैं कंपेयर करूँगी। तो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैंने एनपीएस की थ्योरी के कुछ नोट्स बनाए, वो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, वो मैं पेड ग्रुप में डाल दूँगी। ठीक है, पेड ग्रुप वाले बच्चे वो डाउनलोड कर लेना। और चलो अब हम देर नहीं करते, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। ठीक है, अगर किसी को पता हो कि एनपीएस डे कब मनाया जाता है तो वो कमेंट में मुझे बता सकता है। वैसे तो मैं बताऊंगी, और ये कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और इसे कौन ज्वाइन कर सकता है ये मुझे बताए। 3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, अगर आपको नहीं पता तो चलो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। चलो आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। द नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस इज रेगुलेटेड बाय। एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए या आईआरडीएआई, इरडा। ठीक है, तो इसे रेगुलेट करता है, इसको कौन रेगुलेट करता है, इसको रेगुलेट करता है पीएफआरडीए, इसे पीएफआरडीए रेगुलेट करता है। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, इसे पीएफआरडीए रेगुलेट करता है। और हम एनपीएस डे कब मनाते हैं, नेशनल पेंशन
सिस्टम डे हम कब मनाते हैं? ये हम सेलिब्रेट करते हैं 1 अक्टूबर को। ये जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ इसके क्वेश्चन मैंने नहीं डाले हैं, ये आप कहीं पे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और ये स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था आपका 2004 में, क्योंकि 100 MCQs हो गए थे और अगर मैं ज़्यादा डिटेल में करवाती तो बहुत ज़्यादा हो जाता, ठीक है। अब देखते हैं हमारा सेकंड, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर सी PFRDA, ठीक है, PFRDA। PFRDA की फुल फॉर्म अगर किसी को पता है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दे। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलो, सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर बता दिया है। NPS वाज फर्स्ट मेड मैंडेटरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूट एक्सेप्ट आर्म्स फोर्स। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि कब एप्लीकेबल होता है, तो मैंने आपको बताया था कि ये 2004 में होता है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि किस किस के लिए होता है, ठीक है। तो 2004 में ये एप्लीकेबल हुआ था, और ये किस किस के लिए हुआ था, मीन्स हु ज्वाइन, इसे कौन ज्वाइन कर सकता था 2004 से, ठीक है। इसे कौन कौन ज्वाइन कर सकता था, तो ये मैं आपको बताती हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कॉर्पोरेट, इंडिविजुअल, ये सब कर सकते थे। बट क्वेश्चन में ये दिया है ना, फोर्स ऐसे भी दे सकता है, ठीक है, इंडिविजुअल और अनऑर्गेनाइज्ड। और इसे कौन नहीं कर सकता था ज्वाइन, ये भी मैं आपको बताती हूँ। इसे HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसको ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी एज लिमिट क्या होती है, ये भी मैं अभी इसी में बता देती हूँ, 18 to 70। इस चीज़ की मैं श्योरिटी देती हूँ, इस लेक्चर के फिनिश होते होते आपको NPS अच्छी तरह से याद हो जाएगा, आपको कहीं और से नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द ईयर इन विच NPS वाज ओपन टू ऑल इंडियन सिटीजन। 2004 में तो ये सेंट्रल एम्प्लॉय के लिए स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 2009 में इसको सबके लिए स्टार्ट कर दिया गया था। कब किया गया था? 2009 में, ठीक है। जो भी मैंने आपको ऊपर बताया ना, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयड, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयड, इंडिविजुअल और अनऑर्गेनाइज, तो 2009 में ये सबके लिए ओपन कर दिया था, 2009 में, ठीक है। चलो, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। PRAN, प्राण, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्या होता है ये, ठीक है। देखो, प्राण का मीनिंग है, इसे कोई लोग प्रण भी बोलते हैं, प्रण, पर मैं प्राणी बोलती हूँ, ठीक है। प्राण का मीनिंग है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसी के थ्रू, इस प्राण के थ्रू ही आप अपनी लाइफ में, अपनी होल लाइफ में 1 टाइम अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। आपको एक नंबर दिया जाता है, उसे प्राण कहते हैं, उसमें आप 1 टाइम अकाउंट ओपन कर सकते हो। कितने टाइप के अकाउंट होते हैं ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। चलो, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। NPS इज विच टाइप ऑफ पेंशन सिस्टम। NPS किस टाइप का पेंशन सिस्टम है, आपको ये बताना है। ऑप्शन देखो, ट्राई करो, फिर मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। तो ये होता है हमारा डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको क्लियर करती जाऊंगी और आपका लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा, थ्योरी प्लस MCQ दोनों हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू जॉइन NPS। ऊपर क्वेश्चन में मैंने आपको अभी क्लियर किया था कि इसकी एज लिमिट क्या होती है, तो वो आप मुझे बताओ, ठीक है। वैसे तो मैं बता ही चुकी हूँ, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिमम आप मुझे कमेंट करो, ठीक है, मैक्सिमम एज आप मुझे कमेंट करो। चलो, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, मैक्सिमम एज भी अब ये क्वेश्चन आ गया है, तो ये तो आपको पता ही है, 70 ईयर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ग्रुप इज़ नॉट एलिजिबल टू ओपन एन NPS अकाउंट। कौन सा ग्रुप एलिजिबल नहीं होता
ये भी मैंने आपको बता दिया है। हिंदू अनडिवाइडेड, एक क्वेश्चन आपके 3-3 4-4 बार रिपीट हो जाएंगे, थ्योरी से भी और MCQ से भी, तो आपको याद हो जाएगा। और अगर आपको मेरे एफर्ट अच्छे लगते हैं, लेक्चर अच्छा लगता है, तो इस लेक्चर को लाइक करना, आगे शेयर करना, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करो, ताकि अभी एग्ज़ाम में बहुत कम दिन रह गए। जो बच्चे पेड कोर्स नहीं खरीद सकते वो ये लेक्चर देखोगे, उनका भी पेपर क्लियर हो जाएगा। बट ये कि पेड कोर्स में मैं बहुत अच्छे से करवाती हूँ, और मतलब PDF वगैरह और गाइडेंस वगैरह, डाउट वगैरह सब कुछ क्लियर करती हूँ। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। वन मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ NPS का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हाउसिंग फाइनेंस है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट है, ओल्ड एज फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, स्कूल एजुकेशन फाइनेंस है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर C। NPS लोग वह क्यों लेते हैं? ठीक है, देखो आजकल का टाइम ना अच्छा नहीं है, बिल्कुल मैं सही बता रही हूँ। आजकल बहुत सारे केस ऐसे आते हैं कि बच्चे अपने पेरेंट्स को निकाल देते हैं। सब निकालते हैं, मैं ये नहीं कह रही, कुछ निकाल देते हैं, और कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। तो NPS क्या होता है? NPS उनको, अगर NPS लेते हैं तो ओल्ड एज में फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाती है। ठीक है, NPS के थ्रू पेंशन मिल जाती है, और आगे क्या क्या इसमें बेनिफिट मिलते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो आज के टाइम में NPS ज़रूरी है। NPS UPS जो भी है ज़रूरी है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हु गवर्न इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन ऑफ NPS? NPS की इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन कौन गवर्न करता है? इसका आंसर भी मैं आपको बता चुकी हूँ डायरेक्टली, आप बताओ। PFRDA। ठीक है, PFRDA की फुल फॉर्म आपको बतानी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। NPS इज बेस्ट डिस्क्राइब इज। NPS को क्या डिस्क्राइब किया गया है? एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है, रिटायरमेंट सेविंग प्लान है, टैक्स रिफंड या इंश्योरेंस कवर। देखो टैक्स रिफंड, टैक्स पे भी इसको मतलब छूट मिल जाती है। ठीक है, लेकिन ये मेनली है क्या? ये एक रिटायरमेंट सेविंग प्लान है। ठीक है, रिटायरमेंट सेविंग प्लान। ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, विच फीचर्स मेक्स NPS पोर्टेबल? NPS को पोर्टेबल कौन बनाता है? NPS को पोर्टेबल बनाता है आपका ऑप्शन नंबर A, प्राण। अब आप इसे प्रण बोलो या प्राण बोलो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, पर मैं प्राण ही बोलूँगी। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो, अब मैं आपको बताऊंगी टायर 1 अकाउंट, टायर 2 अकाउंट, ये मैं आपको यहाँ समझा दूंगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपके ना बहुत सारे क्वेश्चन खुद ब खुद बन जाएंगे। तो आप कमेंट में बताना मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी इन NPS? NPS में क्या मैंडेटरी है? टायर 1, टायर 2, बोथ अकाउंट, नन। देखो NPS में ना 2 अकाउंट खुलते हैं। एक होता है, मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ ना, एक सेकेंड दो, मैं एक पेज ऐड कर लेती हूँ इसमें। देखो मैं आपको बताती हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी इन NPS। मैंने पेज ऐड करने के लिए बोला था, मैंने ऐड कर लिया है। मैं आपको बताती हूँ, मैं यहाँ पे आपको लिख के बताऊँगी ना तो अच्छे से समझ में आएगा। मैं शॉर्ट में लिखूँगी। देखो 2 अकाउंट होते हैं, एक होता है अकाउंट टायर 1। ठीक है, ये ले लेती हूँ, ये वाला, क्योंकि मिट रहा नहीं। अकाउंट टायर 1। सेकंड होता है हमारा अकाउंट टायर 2। ठीक है, ऐसे लिखती है शॉर्ट में। अकाउंट टायर 1 में क्या क्या होता है? ये होता है हमारा पेंशन और सेविंग अकाउंट। ठीक है, पेंशन और सेविंग अकाउंट होता है हमारा अकाउंट टायर 1। और अकाउंट टायर 1 का ही बताती हूँ मैं। इसमें आप मल्टीपल टाइम विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक नॉन विड्रॉल अकाउंट है ये। ठीक है, मिनिमम कितने से खुलता है? ये मिनिमम खुलता है ये 500 रुपये से। ठीक है, और ये क्या होता है? ये होता है हमारा रिटायरमेंट प्लान। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, रिटायरमेंट प्लान। ठीक है, ये अकाउंट टायर 1 आपको पूरा क्लियर हो गया। अब इसको मैं रब कर देती हूँ। अब मैं आपको समझाती हूँ टायर
2, एक सेकेंड, चलो अब हम देखते हैं टायर 2, टायर 2, ठीक है। टायर 2 में देखते हैं टायर 2 कैसा होता है। देखो अगर फर्स्ट टायर अकाउंट ओपन किया है ना, अगर फर्स्ट टायर अकाउंट ओपन किया है तभी आप टायर 2 अकाउंट ओपन कर पाओगे, ठीक है, तभी टायर 2 अकाउंट ओपन होगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप टायर 2 अकाउंट ओपन कर लोगे, ठीक है। टायर 2 क्या होता है, टायर 2 में मिनिमम कंट्रीब्यूशन कितना होता है हमारा, 1000 रुपीज़ होता है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन इसमें मैंडेटरी नहीं होता अकाउंट ओपन करने के बाद, ठीक है, कंट्रीब्यूशन मैंडेटरी नहीं होता। लेकिन मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, मिनिमम इन्वेस्टमेंट वो 250 का तो करना ही पड़ता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये एक हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। अब मैंने आपको इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, मैंने आपको टायर 1 और टायर 2 अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। टायर 2 हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड अकाउंट होता है, ठीक है। और लेकिन टायर 1 हमारा रिस्ट्रिक्टेड होता है, उसमें हम अमाउंट मल्टीपल टाइम विड्रॉ नहीं कर सकते, मिनिमम अमाउंट होता है, पेंशन और सेविंग अकाउंट होता है, हमारा रिटायरमेंट प्लान होता है। और टायर 2 भी मैंने आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सारा। तो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था हमारा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी इन एनपीएस में मैंडेटरी कौन सा, टायर 1 है, क्योंकि टायर 1 अगर आप टायर 2 खोलोगे तो पहले टायर 1 खोलना पड़ेगा, तो मैंडेटरी कौन सा हुआ आपके लिए, मैंडेटरी हो आपका टायर 1, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एनपीएस इज स्कीम अंडर विच बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एनपीएस की जो स्कीम आती है कौन सी गवर्नमेंट बॉडी के अंडर आती है, ठीक है, समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ये आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। एनपीएस इज डिजाइन टू, एनपीएस किस लिए डिजाइन किया गया है, इसका आंसर आप मुझे देख के बताओ, ठीक है। एनपीएस डिजाइन किया गया है बिल्ड लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट कॉर्पस एंड पेंशन के लिए या ऑफर डेली लिक्विडिटी के लिए, नहीं डेली लिक्विडिटी के लिए तो नहीं है। गारंटी डबल मनी इन ईयर 5 ईयर, आपका पैसा 5 साल में दुगना कर देगा, ये भी मैंने नहीं बताया, ये भी नहीं बताया। हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देता, तो ऑप्शन नंबर बचा ए, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 7 स्टेप में करवाऊंगी अकाउंट ये एनपीएस, तो आपका फर्स्ट स्टेप पूरा हो चुका है, जिसमें मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 1 to 15 आपका एनपीएस का बेसिक मैंने करवा दिया है, ठीक है। एनपीएस का बेसिक मैं आपका कवर करवा चुकी हूँ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक एनपीएस के अकाउंट और कंट्रीब्यूशन, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 विच एनपीएस अकाउंट अलाउ फ्री विड्रॉल एनी टाइम। मैंने टायर 1 में क्या बताया था कि वो मल्टीपल टाइम विड्रॉल नहीं है, तो टायर 1 तो इसका आंसर होगा नहीं, यही बताया था ना मैंने, टायर 1 तो इसका आंसर होगा नहीं, फिर तो इसका आंसर क्या होगा, टायर 2, ऑप्शन नंबर बी। देखो मेरी थ्योरी से आपके एमसीक्यू भी क्लियर हो रहे होंगे, अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे प्लीज़ बता देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता देना, टेलीग्राम पे डाउट पूछ लेना, मैं क्लियर कर दूँगी। चलो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। टायर 1 अकाउंट एनुअल मिनिमम कंट्रीब्यूशन, टायर 1 में एनुअल मिनिमम कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको टायर 1 में बताया था कि मिनिमम कंट्रीब्यूशन 500 रुपये होता है, लेकिन अब यहाँ पे ये पूछा है कि एनुअल मिनिमम साल का कितना होता है, तो 1 साल का ये होता है आपका 1000 रुपीज़, ठीक है। एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा हाईलाइट ऐसे कर लेती हूँ ना, 1000 रुपीज़ है ना, तो ये आपका होता है 1000 रुपीज़, थोड़ा सा हैवी कर लेती हूँ इसको, अब सही है ना, हाँ ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनिमम कंट्रीब्यूशन एट वन टाइम टायर 1 में मिनिमम कंट्रीब्यूशन कितना बताया था मैंने आपको, 1 टाइम
कितना बताया था आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है मुझे। मिनिमम मैंने आपको 500 बताया था, ठीक है। देखो ऊपर देखो, मैंने 500 बताया था और एनुअली मैंने आपको बताया था, ठीक है। टायर वन में कितना है? टायर वन में देखो 500 रुपये, ये ध्यान रखना। टायर वन में 500 रुपये तो है मिनिमम अमाउंट और एनुअल है 1000, ठीक है। और टायर टू में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 250 का है। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। मतलब टायर 2 से 2 तो 250, ठीक है। ऐसे याद कर लेना। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। मिनिमम कंट्रीब्यूशन एट वन टाइम टायर टू। टायर टू का मिनिमम कंट्रीब्यूशन पूछा है ये। टायर टू का मैंने अभी आपको बताया ऊपर 250, याद आ गया। 2 से 2 टायर 2 से 2 तो 250, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलो, मिनिमम कंट्रीब्यूशन टू ओपन टायर 2 अकाउंट। देखो मिनिमम कंट्रीब्यूशन कितना ओपन करना है, ओपन करते टाइम कितना अमाउंट देना है। अब जैसे बैंक में जाते हो तो वो कहते हैं ना कि मिनिमम अमाउंट देना है, तो वो वाला अमाउंट ये पूछ रहा है। तो वो वाला अमाउंट इसका है 1000 रुपीज़, ठीक है। 1000 रुपीज़। आपको ये क्वेश्चन पढ़ते टाइम ध्यान रखना है, इसलिए मैंने सारे एक साथ ही रखे हैं ताकि आपको पता चले कि पेपर में अगर ऐसे पूछ लिया गया तो कन्फ्यूजन ना हो। इन क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। चलो, मिनिमम एनुअल कंट्रीब्यूशन। एनुअल कंट्रीब्यूशन पूछ रहा है। एनुअल कंट्रीब्यूशन कितना होता है टायर 2 में? तो एनुअल कंट्रीब्यूशन होता है 2000 एनुअल कंट्रीब्यूशन टायर 2 में। टायर 1 में एनुअल कंट्रीब्यूशन कितना बताया था कमेंट करना। और इसमें मिनिमम टायर 1 का आपको मुझे क्या क्या बताना है, मैं अभी आपको देखो। टायर 1 का मिनिमम बताओगे आप, मिनिमम कंट्रीब्यूशन। टायर 1 का एनुअल कंट्रीब्यूशन एक ही कमेंट में मेंशन करना। टायर 2 का मिनिमम कंट्रीब्यूशन और टायर 2 का एनुअल कंट्रीब्यूशन। ये 4 क्वेश्चन आपको कमेंट में मेंशन करने हैं ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। आपको कोई डाउट रहे ना, ठीक है। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन पढ़ो आप और इसका आंसर दो। पेनल्टी फॉर नॉट मेंटेनिंग टायर 2 मिनिमम बैलेंस। अगर टायर 2 में मिनिमम बैलेंस हम नहीं बनाते तो पेनल्टी क्या पड़ेगी? कोई बता सकता है? जल्दी कमेंट करो, कोई बता सकता है तो फिर मैं बताती हूँ, नहीं तो ये पड़ती है आपकी 100 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 100 रुपीज़, ठीक है। 100 रुपीज़। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। चलो, इज़ देयर ए मैक्सिमम लिमिट ऑन कंट्रीब्यूशन। क्या इसमें कंट्रीब्यूशन की कोई मैक्सिमम लिमिट होती है? नहीं, नो लिमिट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखो, कंट्रीब्यूशन कैन बी मेड विया। कंट्रीब्यूशन कैसे किया जा सकता है? ऑनलाइन पोर्टल से, ऑटो डेबिट से, बैंक के पीओपी से, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, हाउ मैनी टाइम मस्ट ए सब्सक्राइबर मेक कंट्रीब्यूशन इन ए फाइनेंशियल ईयर। कह रहा है कि एक फाइनेंशियल ईयर में सब्सक्राइबर को कितने बार कंट्रीब्यूशन करना है कम से कम। तो एटलीस्ट वंस तो करना ही है, ठीक है, एटलीस्ट वंस, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, अब ये कह रहा है व्हाट हैपन इफ मिनिमम कंट्रीब्यूशन इज़ नॉट मेड। अगर कंट्रीब्यूशन नहीं किया जाता तो क्या हो जाता है? तो अकाउंट क्लोज, अकाउंट बिकम डोरमेंट प्लस पेनल्टी, अकाउंट रिमेन सेम, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन स्टॉप। देखो, अकाउंट क्लोज और अकाउंट बिकम डोरमेंट पे मैं आपको फ़र्क समझा देती हूँ। अकाउंट क्लोज होता है कि आपका अकाउंट पूरी तरह से क्लोज हो गया, ठीक है। और अकाउंट बिकम डोरमेंट होता है कि आपका अकाउंट चालू है, ठीक है, चालू है आपका अकाउंट, लेकिन उसमें पेनल्टी लगती जा रही है, ठीक है, पेनल्टी लगती जा रही है। और डोरमेंट का मतलब ये होता है कि उसमें जो अमाउंट आपने अभी तक इन्वेस्ट किया है ना, वो आप निकाल नहीं पाओगे। डोरमेंट का मतलब होता है कि उन्होंने आपका अकाउंट एक तरीके से फ्रीज कर दिया है, ठीक है, डोरमेंट में चला गया है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। देखो, टू एक्टिवेट ए डोरमेंट अकाउंट द सब्सक्राइबर मस्ट। अगर आपका अकाउंट डोरमेंट हो गया तो सब्सक्राइबर को क्या करना पड़ेगा?
आरबीआई में क्यों जाएगा? आरबीआई में जाएगा तो थप्पड़ ही खाएगा कि आरबीआई वाले कहेंगे भाई तेरी गलती है, तूने क्यों नहीं दिए पैसे, ठीक है। री अप्लाई फॉर न्यू प्राण, और मैंने आपको बताया था कि प्राण सिर्फ एक ही बार अप्लाई होता है लाइफ में, दोबारा नहीं होता। वेट टिल रिटायरमेंट, रिटायरमेंट तक वेट नहीं कर सकते, ठीक है। उसे क्या करना होगा? उसे पे पेंडिंग कंट्रीब्यूशन प्लस पेनल्टी, जो उसने कंट्रीब्यूशन अभी तक नहीं भरा है और पेनल्टी नहीं दी है ना, वो उसे भरनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा एनपीएस। अगर क्लियर हो रहा है तो अच्छा सा कमेंट भी कर देना, नहीं तो आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। टायर 2 अकाउंट रिक्वायर, टायर 2 में क्या रिक्वायर होता है? टायर 2 अकाउंट कब खोल सकते हो आप? जब आपके पास टायर 1 अकाउंट होगा। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, हु डिडक्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसमें एनपीएस में कंट्रीब्यूशन कौन डिडक्ट करता है ना, तो ये करते हैं ट्रेजरी, पीएओ और डीडीओ। ऑप्शन नंबर सी। हर क्वेश्चन में पीएफआरडीए मत लगा देना, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 30। मैंने आपको कितने पार्ट बताए थे? 7। हमारा अब क्वेश्चन नंबर 30 पे हमारा दूसरा पार्ट खत्म हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, सब्सक्राइबर कैन ट्रांसफर फंड, सब्सक्राइबर फंड को ट्रांसफ़र कर सकता है? अगर पता है तो बताओ, मैं बताती हूँ, नहीं तो 2 मिनट हो गए, किसी ने रिप्लाई किया। चलो देखते हैं कौन सा अकाउंट को टायर 1 को टायर 2 में कर सकता है, या टायर 2 को टायर 1 में कर सकता है, या बोथ वे, या नॉन ट्रांसफरेबल। तो अगर उसे अपना सब्सक्राइबर को अपना फंड ट्रांसफ़र करना है ना, तो टायर 2 से टायर 1 में कर सकता है, ठीक है। टायर 2 से टायर 1 में ही कर पाएगा वो। ये देखो ऑप्शन नंबर बी, टायर 2 से टायर 1 में कर पाएगा, 1 वे, ठीक है। बोथ वे में नहीं कर सकता। ये नहीं है कि टायर 1 से टायर 2 में कर देगा। टायर 1 तो मैं तो विड्रॉल कर ही नहीं सकती, तो ये ऑप्शन तो गलत हो ही गया, ठीक है। अब हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर 3। चैप्टर 3 में है इन्वेस्टमेंट और रिटर्न। चैप्टर 3 4 5 6 7 हमारे 4 पार्ट, कितने बचे? 1 2 3 4 5 पार्ट बचे हैं अभी, है ना। 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। 5 पार्ट मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे इसको अपलोड करने में भी टाइम लगेगा, तो मुझे 2-2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे, ठीक है। और ये आपके एग्ज़ाम से पहले मैं एनपीएस पूरा कंप्लीट करवा दूंगी, और आपका माइन एक्ट भी मैंने बोला है, वो भी मैं कल या परसों में रिकॉर्ड करके डाल दूंगी, जो उसके पेंडिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। टिल देन बाय बाय गाइस, थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एनपीएस के लेक्चर का सेकंड पार्ट। इसका मैंने आपको फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी करवा दिया है, और फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि इस लेक्चर को मैं 7 पार्ट में डिवाइड करूँगी, ठीक है। तो मतलब आपको याद होगा मैंने बताया था कि पहले मैं एनपीएस का बेसिक करवाऊंगी, फिर कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी, फिर उस तरह से मैंने इस लेक्चर को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो आज हमारा इसका थर्ड पार्ट होगा, इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न, क्वेश्चन नंबर 31 to 45, ठीक है। और मैं देखती हूँ अगर ये लेक्चर आज पूरा हो जाता है तो ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि अमेंडमेंट के लेक्चर, मतलब हर एक्ट में जो अमेंडमेंट हुए हैं उनका लेक्चर ट्राई करूँ मैम। तो मैं कोशिश करती हूँ, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं जितने भी एक्ट हैं आपके जो आरआरबी स्टाफ वेलफेयर में आएंगे, उन्हें जो जो अमेंडमेंट हुए हैं उसका एक वीडियो एज सुन एज पॉसिबल आपके एग्जाम से पहले मैं लेकर आ जाऊँ, ठीक है। तो चलो अब हम देर नहीं करते, आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों करवा रही हूँ, और थ्योरी से भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रही हूँ, और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी हैंड टू हैंड करवा रही हूँ। पर थ्योरी के नोट्स मैंने इसमें नहीं डाले हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है और इतना ज़्यादा कर पाना मुश्किल हो जाता है फिर, ठीक है ना। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। ये क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है इन्वेस्टमेंट और रिटर्न वाले पार्ट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, मेजर क्लासेस ऑफ एनपीएस इन्वेस्टमेंट आर। एनपीएस को ना कई क्लासेस में इन्वेस्ट किया जाता है, उसमें कई क्लासेस होती हैं, जैसे ई, सी, जी,
क्लास ई, क्लास सी, क्लास जी। तो ये वही पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि एनपीएस की मेजर क्लासेस कौन सी हैं। तो ये है ई फॉर इक्विटी, सी फॉर कॉर्पोरेट डेट, जी फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी। हमें इनमें ही जब हम एनपीएस में एनरोल करते हैं ना, एनपीएस में एनरोल करते हैं तो हमें इन्हीं क्लास के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो ये उस क्लासेस के नाम है। अब ये भारी भरकम क्लासेस क्या होती हैं, ठीक है, इतना डीपली तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, बट ओवरऑल मोटा मोटा आइडिया मैं आपको दे देती हूँ, ठीक है। देखो, चार टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, फोर टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है। पहला होता है हमारा, फर्स्ट होता है हमारा लो रिस्क, लो रिस्क, ठीक है। फर्स्ट होता है हमारा लो रिस्क। इसमें हमारा क्या आता है, इसमें हमारा आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट की जितनी भी सिक्योरिटी है उसमें इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। एंड सेकंड हमारा आता है मॉडरेट रिस्क, मॉडरेट, मॉडरेट रिस्क, सेकंड आता है हमारा मॉडरेट रिस्क, ठीक है। तो ये होता है हमारा सी फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड, सी फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड। तो ये आ गया सी फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मैंने आपको बताया। ये आ गया लो रिस्क में, ठीक है, ये आ गया लो रिस्क में। और ये आ गया आपका मॉडरेट रिस्क में, एमआर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इक्विटी। इक्विटी में क्या आता है, इक्विटी में होता है हाई रिस्क, एचआर। तो आप ना कॉपी पेन लेके बैठो, ठीक है, क्योंकि मैंने हर चीज मेंशन नहीं करी है, और जो पॉइंट मैं बोलती जा रही हूँ आप नोट डाउन करते जाना। एंड लास्ट होता है वेरी हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क, ठीक है, वेरी हाई रिस्क। वेरी हाई रिस्क में क्या आता है, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड आते हैं, जिसे हम बोलते हैं AIF, ठीक है, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। तो कितने टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं हमारे, इसमें क्वेश्चन में तो तीन दिए हुए हैं, कितने टाइप के होते हैं, फोर टाइप के होते हैं। पहला होता है लो रिस्क, लो रिस्क में आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। दूसरा होता है मॉडरेट रिस्क, मॉडरेट रिस्क में आता है कॉर्पोरेट डेब्ट। तीसरा होता है हाई रिस्क, हाई रिस्क में आता है इक्विटी सिक्योरिटीज। एंड लास्ट में होता है फोर्थ, वेरी हाई रिस्क, ठीक है। तो वो होता है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है। इन्वेस्ट, अब मैं इसी इसी क्वेश्चन में आपका कुछ और भी बता रही हूँ, तो उससे आपके आगे के एमसीक्यू जल्दी जल्दी हो जाएंगे, मुझे हर क्वेश्चन में एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। देखो, इन्वेस्टमेंट के ना दो ऑप्शन होते हैं, एक होती है एक्टिव चॉइस और एक होती है ऑटो चॉइस, ठीक है। एक्टिव चॉइस में क्या होता है, कस्टमर अपने अकॉर्डिंग अपना अमाउंट लगा सकता है, ठीक है। मतलब जैसे मान लो आपके पास 10 लाख रुपए हैं, ठीक है, तो कस्टमर अपने अकॉर्डिंग अपना अमाउंट खुद लगा सकता है एनपीएस में, कि कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना। लेकिन उसकी एक कंडीशन ये होती है कि आप 75% से ज्यादा नहीं लगा सकते। अभी जैसे मैंने अमाउंट बताया 10 लाख, तो 10 लाख का 75% से ज्यादा आप नहीं लगा सकते, ये याद रखना। हो सकता है कि एनपीएस में कितना अमाउंट हम लगा सकते हैं, तो एनपीएस में हम 75, जितना हमारा अमाउंट है उसका 75% ही लगा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगा सकते। और ऑटो चॉइस में क्या होता है, ऑटो चॉइस में होता है कि आपको ना एक मैनेजर मिल जाता है, ठीक है, मैनेजर मिल जाता है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता कि शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है या एनपीएस में कैसे करना है, तो आपको एक मैनेजर अलर्ट हो जाएगा, और वो मैनेजर आपका अमाउंट जो होता है ना, आपका जो अमाउंट होता है, वो खुद आपके अमाउंट को देखेंगे कि कहाँ इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं करना। मैनेजर कितने टाइप के होते हैं, मैं यही सारी थ्योरी करवा रही हूँ आपको, और इसके एमसीक्यू उसके आंसर आपको भी कमेंट में मेंशन करने हैं। मैनेजर कितने टाइप के होते हैं, मैनेजर होते हैं 8 टाइप के, 8 टाइप के मैनेजर होते हैं, ठीक है। अब उन 8 टाइप के मैनेजर के नाम मैं आपको बताऊं, आप नोट नोट डाउन कर लो। जैसे ICICI, आईसी आईसीआई ट्रेडिशनल पेंशन फंड, LIC पेंशन फंड, ठीक है, कोटक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा, रिलायंस कैपिटल, SBI पेंशन फंड, ठीक है, और यूटीआई रिटायरमेंट, HDFC, HDFC और बिरला सन लाइफ। तो ये 8 पेंशन मैनेजर फंड होते हैं। इन्हें आगे मैं बोलूंगी पी पेंशन फंड मैनेजर, PFM। अगर कहीं पे मैं PFM का यूज करूँ तो समझ जाना मैं पेंशन फंड मैनेजर की बात कर रही हूँ। इस एक क्वेश्चन में मैंने आपको आधी से ज्यादा एनपीएस की थ्योरी क्लियर कर दी है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, असेट, असेट क्लास ई का मीनिंग क्या है, आंसर कमेंट में मेंशन करो, अभी बताया सारे। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्लास जी का मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड। एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है बहुत अच्छे से।
ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करो। क्वेश्चन नंबर 34, क्लास सी में जल्दी से कमेंट करो। जितनी जल्दी जल्दी मैं पढ़ा रही हूँ उससे ज्यादा तेज आपके हाथ चलने चाहिए मैसेज में, क्योंकि आप लोगों के हाथ जब किसी से चैट करते हो ना तब बहुत जल्दी चलते हैं, आंसर देने में नहीं चलते आपके हाथ। कॉर्पोरेट बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी जो जितनी मैंने थ्योरी कराई थी उसके सारे क्वेश्चन क्लियर होते जा रहे होंगे आपके। मैक्सिमम एलोकेशन टू इक्विटी इन एनपीएस। एनपीएस में कितना एलोकेशन कर सकते हैं? एनपीएस में मैंने अभी आपको बताया था 10 लाख का एग्जाम्पल लेके 75%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, अंडर पैसिव ऑटो चॉइस इक्विटी एलोकेशन रिड्यूस विल। ठीक है, देखो अगर ऑटो चॉइस है, ठीक है, ऑटो चॉइस है तो क्या होगा? इक्विटी एलोकेशन रिड्यूस होगा, हायर कंट्रीब्यूशन अमाउंट होगा, इंक्रीजिंग एज होगी, फंड मैनेजर चॉइस या एम्प्लॉयर प्रेफरेंस। तो ऑटो चॉइस में क्या होता है? ऑटो चॉइस में आपको मैनेजर मिलता है, मैंने आपको बताया था ना। ऑटो चॉइस में आपको मैनेजर मिलेगा, ठीक है, मैनेजर मिलेगा, ठीक है, और वो खुद आपके अमाउंट को देखेगा। और इसमें अगर इक्विटी एलोकेशन रिड्यूस हो रहा है तो वो किस रीजन से हो रहा है ये पूछ रहा है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना और आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपने नोट किया होगा कि गवर्नमेंट ना अमाउंट आपको कम देती है, और आप जितनी जल्दी एज में, मतलब जैसे 18 की एज में करोगे तो आपका जो अमाउंट है ना वो बढ़ता है। ठीक है, तो ये इन्वर्स होता है एक दूसरे के। तो अब ये कह रहा है कि इक्विटी एलोकेशन रिड्यूस हो रहा है। इक्विटी एलोकेशन रिड्यूस हो रहा है तो इसका मीनिंग क्या है? कि किसी ने एज बढ़ी है जब वो अमाउंट इन्वेस्ट किया है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको क्या समझाना चाह रही हूँ मैं? ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि मेरे को ये लेक्चर आज ही पूरा करना है, अगर नहीं हुआ तो फिर मुझे तो थर्ड पार्ट भी लाना पड़ेगा। देखो, एट द एज ऑफ 18, अगर 18 साल की एज है तो ऑटो चॉइस इक्विटी एलोकेशन क्या होगा? ठीक है, तो वो होता है आपका 50%। ठीक है, ये फैक्ट मैं लेके आई हूँ, ये आप याद कर लेना, हो सकता है क्योंकि आरआरबी स्टाफ वेलफेयर में ना इसके 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन आएंगे इसके एनपीएस के। और पेड ग्रुप वाले बच्चों को मैं एक बात बोलना चाहूंगी, मैंने ग्रुप पे भी मैसेज डाला था। आईडी ऐप का मैं एक आपका सेशन लेने के लिए सोच रही हूँ, जो मैं जी मीट पे लूंगी और पेड वाले बच्चों के लिए होगा वो। तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि आप किस टाइम सुटेबल हो, और इस ऐप में, आईडी ऐप में जितने भी आपके अमेंडमेंट हुए हैं ना, अमेंडमेंट हुए हैं या फिर जो केस लो है या फिर सेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो सारे मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। अगर एज 55 है, ऑटो चॉइस आपने चूज किया है, इक्विटी एलोकेशन रिड्यूस होगा, कितना होगा? वो होता है 10%। ठीक है, आपको 10%, ये ये याद कर लेना, इसमें मैं कुछ समझा नहीं सकती हूँ आपको। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज एनपीएस रिटर्न रिकॉर्डेड इन रिसेंट ईयर। रिसेंट ईयर में एनपीएस कितनी रिटर्न दे रहा है? तो ये दे रहा है 7.5 टू 11%। यहाँ परसेंट लगाना भूल गई हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है, देखो अगर पीडीएफ वगैरह में मिस्टेक हो जाती है तो उसे इग्नोर कर दिया करो, क्योंकि मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं अकेली ही हैंडल करती हूँ। कंटेंट भी खुद ही बनाती हूँ, फिर रिकॉर्ड भी करती हूँ, एडिट भी करती हूँ, फिर अपलोड भी करती हूँ, और मेरे अदर वर्क्स भी होते हैं। तो अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप मुझे बता दो, मैं उसे करेक्ट करके दे दूंगी। ठीक है, पर कोई उल्टे सीधे कमेंट मत करना प्लीज। चलो अब ये देखो, ये क्वेश्चन देखो। सब्सक्राइबर कैन चेंज पेंशन फंड मैनेजर हाउ मेनी टाइम्स ए ईयर। पेंशन फंड मैनेजर मैंने आपको ऊपर बताया था, आपको बताना है कि कितने पेंशन फंड मैनेजर मैंने कितने नंबर आपको बताए हैं। ठीक है, आपको नंबर बताने हैं, नाम नहीं पूछे मैंने, क्योंकि नाम एकदम से आपको याद भी नहीं होंगे। अब ये कह रहा है कि एक सब्सक्राइबर है जिसने एनपीएस में एनरोल करवाया है। ठीक है, उसको खुद खुद कुछ नहीं आता था, तो उसने क्या करा, उसने कौन सी चॉइस ले ली? उसने उसने ले ली ऑटो चॉइस। ठीक है, ऑटो चॉइस ले ली उसने। ऑटो चॉइस में उसे मैनेजर अपॉइंट हो गया एक। अब वो मैनेजर बदलना चाहता है, तो एक सब्सक्राइबर कितनी बार, मतलब एक साल में कितनी बार अपना वो मैनेजर बदल सकता है? तो ये इसका आंसर है ओनली वंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। ये आंसर आपको देना है। ये अभी मैंने आपको पूछा था ना, पेंशन फंड मैनेजर कितने होते हैं, ये मैं नहीं बता रही, आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 42।
42 में ये कुछ नाम दिए गए हैं, वन ऑफ द पेंशन फंड मैनेजर। ये कह रहा है कि पेंशन फंड मैनेजर कौन थे। तो याद करो, मैंने आपको LIC भी बताया था, ICICI भी बताया, SBI भी बताया, तो ऑल ऑफ द दीज इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। अब देखो, अब ये यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 43, नेट असेट्स वैल्यू इज डिक्लेयर। नेट असेट वैल्यू कब डिक्लेयर की जाती है? तो ये आपकी मतलब रोज डेली डेली का होता है। नेट एसेट वैल्यू पता है क्या होती है? देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने मार्केट में पैसे लगाए, आपने 2 रुपए लगाए मार्केट में, ठीक है। तो आज शाम को उसका पता चल जाएगा कि वो 2 रुपए है, या 2 रुपए 50 पैसे, या 2 रुपए 25 पैसे, या 1 रुपए 25 पैसे। तो मतलब उसकी वैल्यू पता चलती है, ये डेली चेंज होती है। ठीक है, तो ये जब आप किसी इक्विटी वगैरह में इन्वेस्ट करोगे ना, तो उसकी एक रिपोर्ट बन के आती है, वहां पे लिखा होता है एनएवी। एनएवी लिखा होता है, फिर यहाँ पे लिखा होता है जो आपने अमाउंट लगाया है वो लिखा होता है, फिर दूसरा अमाउंट लिखा होता है कि अब उसका उसका एनएवी कितना चल रहा है। मतलब जैसे मान लो आपने 2 रुपए लगाए, तो हो सकता है उस टाइम पे 2.25 रुपए चल रहा हो। आपने लगाया 5 रुपए, तो हो सकता है उस टाइम शाम तक के टाइम पे एट द एंड ऑफ द 4 रुपए चल रहा हो। तो ये एनएवी होता है। ठीक है, ये मैंने आपको लेमन लैंग्वेज में समझाया है। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। चलो, क्वेश्चन नंबर 44, स्विचिंग ऑफ असेट्स एलोकेशन विद सेम पीएफएम इज परमिटेड। देखो, असेट्स एलोकेशन को स्विच करना, कितनी बार स्विच कर सकते हो आप? वंस पर ईयर। ठीक है, वंस पर ईयर। एनएवी, जैसे मान लो एनएवी होती है, एनएवी होता है कि एक फंड मैनेजर ने आपकी एनएवी किसी अलग स्टॉक में लगाई, किसी में अलग, किसी में कितनी लगाई, किसी में कितनी लगाई, तो आपको वो चेंज करवानी है ना। तो आप वंस इन ईयर करवा सकते हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं, इसकी फुल फॉर्म कर बता देना मुझे पीएफएम की। क्वेश्चन नंबर 45, एनपीएस इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑन। जो हमारा एनपीएस का इन्वेस्टमेंट होता है, वो कैसा होता है? गारंटीड होता है, फिक्स होता है, मार्केट लिंक होता है, या प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट फिक्स करती है, या इक्वल टू बैंक एफडी? इसका आंसर किसी को पता है तो प्लीज बता दो। तो ये हमारा मार्केट से लिंक्ड होता है ना। ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, मार्केट से लिंक्ड है। ठीक है, जैसे जैसे मार्केट बढ़ती है, हमारी एनएवी की वैल्यू बढ़ती है। हमारी मार्केट डाउन जाएगी तो हमारी एनएवी की वैल्यू भी डाउन जाएगी। देखो, शेयर मार्केट भी बहुत वो चीज है। अगर आपको कोई भी कुछ भी पूछना हो ना शेयर मार्केट से रिलेटेड भी, तो आप मुझे पूछ सकते हो, बिकॉज आई एम ए होल्डर ऑफ कैपिटल एंड डेरिवेटिव शेयर मार्केट सर्टिफिकेशन। ठीक है, कैपिटल एंड डेरिवेटिव का भी मैंने सर्टिफिकेशन किया हुआ है। तो आप, अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 46, अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 46। अब आपके मैंने बताए थे टोटल 7 चैप्टर बताए थे मैं, कि मैं ये लेक्चर 7 पार्ट्स में कराऊंगी, 7 चैप्टर में। तो हमारे 3 पार्ट यहाँ तक खत्म हो गए, क्वेश्चन नंबर 45 तक। अब हमारा ये वाला पार्ट स्टार्ट होता है, फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट में मैंने क्या करवाया है आपको? फोर्थ पार्ट में मैंने आपको बताया है टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट, ठीक है, टैक्स बेनिफिट बताया है मैंने। टैक्स बेनिफिट क्वेश्चन नंबर 46 से 60 तक टैक्स बेनिफिट के बारे में बताया गया है। तो चलो अब मैं आपको बता देती हूँ कि टैक्स बेनिफिट क्या होता है। मैं इसके पहले आपको थ्योरी बताती हूँ, फिर उसी के हिसाब से हम एमसीक्यूज लगाते जाएंगे। यहाँ पे मेंशन करो ट्रिपल ई। यहाँ पे आप एक सेकंड, ये क्या हो गया? ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम ट्रिपल ई। ट्रिपल ई क्या होता है? ट्रिपल ई होता है एग्जाम्प्ट, 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 मतलब ये एग्जाम्प्ट, एग्जाम्प्ट और एग्जाम्प्ट, ये ट्रिपल ई होता है हमारा। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जा सकती है ना। ठीक है, तो इसका क्या बेनिफिट होता है? देखो, अब हमारी आती है एटीसी। ठीक है, एटीसी, एटीसी के अकॉर्डिंग आपको 1 लाख का एग्जम्पशन मिल जाता है, मतलब 1 लाख की छूट मिल जाती है एनपीएस में, उसका टैक्स नहीं लगता 1.50 लाख पे। ठीक है, और अगर 80CCD1 है, ठीक है, 80CCD1 है, तो यहाँ पर आपको 50,000 तक की छूट मिल जाएगी। ठीक है,
80 ये मिलती है 80CC D1 में 50,000 तक की छूट, और 1.5 लाख की छूट कब मिलती है? ये आपकी मिलती है 80C में, ठीक है। और एक होती है 80CCD2, ठीक है। इसमें आप अपना 10% प्लस DA पर टैक्स सेव कर सकते हो, ठीक है। तो 1 2 3 ट्रिपल ई हो गई ना, एग्जाम एग्जाम एग्जाम। पहले पे मैंने बताया 50,000 रुपए, ठीक है। 80C पे मैंने 80 पहले पे मैंने बताया 50,000 रुपए इस वाले पे, फिर 80 सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ इस वाले पे मैंने बताया 50,000 रुपए, फिर मैंने आपको 80C पे बताया 1.5 लाख रुपए, ठीक है, 1.5 लाख रुपए। फिर मैंने आपको बताया 80CCD2 पर 10% प्लस DA सेव कर सकते हो। तो अब ये सारे क्वेश्चन इसी बेस पर आएंगे, ठीक है। अब इसका आंसर तो आपको मैंने बता ही दिया है। आंसर क्या है इसका? 80CCD का मैंने क्या बताया, क्या आंसर आएगा जल्दी कमेंट में बताओ। 80CCD1 का आएगा आपका 1.5 लाख रुपए, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हमारा आ गया 80CCD1, ठीक है। 1 के साथ इसमें बी लगा हुआ है एडिशनल। तो इसमें मैंने आपको कितना बताया था? इसमें मैंने आपको बताया था 50,000। इसका आंसर हो गया 50,000 की 50,000 की छूट मिलेगी एडिशनल डिडक्शन, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड एनपीएस इज डिडक्टिबल विद सेक्शन। किस सेक्शन में आता है, ठीक है। तो ये आप चेक करके बताओ किस सेक्शन में आता है, क्योंकि मैंने भी आपको थ्योरी तो बता ही दी है। ये आता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 80CCD2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस इज कैप्ड एट। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन वहां पे कैप्ड हो जाता है, ठीक है। ये देखो, ये होता है बोथ बी एंड सी। इसका आंसर है बी एंड सी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने क्या मेंशन किया हुआ है वो भी आप देखो। फॉर प्राइवेट एम्प्लॉय मैक्सिमम बेनिफिट कितना होता है प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए? 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। और सेंट्रल के लिए कितना होता है? 14%, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी मैंने इसकी क्वेश्चन की दे दी थी। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 60 ईयर हाउ मच ऑफ एनपीएस कॉर्पस कैन बी विड्रॉल टैक्स फ्री। 60 साल की उम्र में कितना अमाउंट टैक्स फ्री होगा? तो मतलब कितना परसेंट टैक्स फ्री होता है? अब मैं आपको ही बताती हूँ, देखो होता तो टैक्स फ्री 60% है, पर इसकी थ्योरी में अब ये क्वेश्चन अलग आ गया तो इसकी थ्योरी बताती हूँ मैं आपको। ये देखो, हाँ अगर कोई पर्सन है, ठीक है, वो अपना लमसम अमाउंट मतलब एक एक बार में अपना अमाउंट विड्रॉ कर रहा है ना, ठीक है, लमसम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो और आप 60 साल की एज है, तो 60% टैक्स फ्री होगा, ठीक है। 60% टैक्स फ्री होगा, 60% का टैक्स नहीं लगेगा। और 40% जो आपका अमाउंट होगा ना एन्यूटी, एन्यूटी को सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो पर मंथ पेंशन जो आपको मिलेगी, तो उस पे आपको टैक्स पे करना होगा 40% पे। समझ में आया मैं क्या कह रही हूँ? देखो 60% अगर आप विड्रॉ करते हो 60 साल की एज में, ठीक है, तो मतलब सॉरी 60% नहीं, 60 साल की एज में आप अपना लमसम अमाउंट विड्रॉ करते हो, तो आपका जो 60% होगा वो तो टैक्स फ्री होगा, है ना। और जो बचा हुआ 40% जिसकी आपको पेंशन मिला करेगी, एन्यूटी, एन्यूटी बोलते हैं इसे, एन्यूटी, वो उस पे आपको 40% पे टैक्स पे करना होगा, ठीक है, टैक्स पे करना होगा। और दूसरा पॉइंट अगर सुनो, ये तो हो गई 60 साल, है ना। और कोई पर्सन 60 साल की एज से पहले अमाउंट विड्रॉ करना चाहता है, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में क्या होगा? पेंशन एन्यूटी, यानी कि पेंशन और एन्यूटी एक ही बात है। पेंशन एन्यूटी में 80% पड़ जाएगा और लमसम पे 20%, ठीक है। आ गया समझ में? ठीक है, 60 साल से अगर वो विड्रॉ कर रहा है ना, तो पेंशन पे फिर 80% टैक्स जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। पेंशन पर फिर 80% टैक्स चला जाएगा।
और जो लमसम अमाउंट है उसे 20% लग जाएगा। ठीक है, अब सुनो, इतना समझ में आ गया? ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिमेनिंग कॉर्पस एट रिटायरमेंट मस्ट बी, जो हमारा बचा हुआ कॉर्पस होता है वो क्या, उसका क्या होता है, क्या होता है बताओ, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर किसी को पता है तो कमेंट कर दो। जो हमारा होता है ना, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड इन एन्युटी, वो हमारे पेंशन में चला जाता है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि 60% तो आपने निकाल लिया, तो उसके 60 आपने जो निकाला उसके 60% तो टैक्स लग गया, और जो हमारा 40% था वो हमारा पेंशन में चला जाएगा। ठीक है, पेंशन एन्युटी में चला जाएगा, तो इसका हो गया इन्वेस्ट इन एन्युटी 40%। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 52। इसको क्लियर होने दो अभी। ये क्या हो गया, एक सेकेंड। एक सेकंड, शायद इसमें कुछ एरर हो गई है, ये हैंग हो रहा है। हाँ, ये चलेगा नहीं। ये लेक्चर मैं यहीं फिनिश कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 52 से मैं आपको कल करवाती हूँ। ये देखो चल नहीं रहा है, मैं ट्राई कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा ये। हो गया हो गया हो गया, चलो तो कर लो ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52, इज एन्युटी पेंशन रिसीव फुली टैक्स फ्री, क्या जो एन्युटी की पेंशन होती है वो फुली टैक्स फ्री होती है? ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। टैक्स फ्री तो होती नहीं, मैंने तो कहीं कहीं पे कहा ही नहीं कि टैक्स नहीं लगेगा। आंसर हो गया इसका ऑप्शन बी। ये हैंग कर रहा है बोर्ड थोड़ा सा, मैं इस लेक्चर को कल ही करवाती हूँ। ठीक है, इतना मैं अभी अपलोड कर देती हूँ आपके लिए। ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? तो जैसा कि आपको पता है, एग्ज़ाम में सिर्फ 7 से 8 दिन रह गए हैं, और हमारा एनपीएस वाला ये लेक्चर मैं आज कंप्लीट कर दूंगी। इसके 2 पार्ट मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ, और उसमें मैंने आपको थ्योरी भी समझाई थी। अब ये आज का लास्ट पार्ट है। टोटल एनपीएस के जो क्वेश्चन होंगे वो 100 होंगे। इस पार्ट को मैं फर्स्ट और 2 पार्ट के साथ कंबाइन करके डाल दूंगी, ताकि आपको बार बार लेक्चर ढूंढने ना पड़े। ठीक है, तो 52 क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके थे, अब हमें करने हैं 53 to 100 क्वेश्चन। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मैं इस चैप्टर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। ठीक है, तो हमारा जो पार्ट चल रहा था, 7 पार्ट थे हमारे, तो 3 पार्ट हमारे हो चुके थे, 4th पार्ट हमारा चल रहा था टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट था हमारा क्वेश्चन नंबर 46 to 60। 52 तक हम कर चुके हैं, अब 60 क्वेश्चन तक टैक्स बेनिफिट करेंगे, फिर हम करेंगे इसका विड्रॉल और एग्जिट, देन फंड मैनेजर एन्युटी प्रोबेबिलिटी, और फिर उसके बाद यूपीएस और एनपीएस के मिसलेनियस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 53। 53 तक की थ्योरी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे तो पहले वाले पार्ट भी देख लेना, अदरवाइज इसी वीडियो में मैं कंबाइन कर दूंगी, तो पूरा वीडियो एक साथ ही देख लेना। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि विच एम्प्लॉय गेट बैक टैक्स बेनिफिट इन टायर 2 अकाउंट, में किसको बेनिफिट मिलता है? तो मैंने आपको बताया था टायर 2 में मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, और 3 साल के लिए। ठीक है, 3 साल उसका लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन पीरियड मतलब 3 साल तक आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो लॉक हो गया है। ओके, चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। देखो ये भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किए थे। एक मिनट, इसमें एरर दिक्कत हो रही है 2 दिन से। क्वेश्चन नंबर 54, मैंने आपको बताया था कि एटीसी में कितना अमाउंट आता है। एटीसी में मैंने आपको 1.50 लाख की एग्जाम्पशन बताई थी। ठीक है, और अब ये कह रहा है कि एटीसी और एटीसीसीडी कितना कंबाइन मिला के कितना डिडक्शन अलाउ करेगा, तो आपको इसका आंसर बताना है। देखो, एटीसी में तो मैंने आपको 1.5 बताया था, 1.50, और एटीसीसीडी में 50 बताया था, तो आपका ये कितना हो गया 1.50 प्लस 50, तो ये आपका हो गया 2 लाख। ठीक है, तो दोनों मिलके कितने का कंबाइंड डिडक्शन होगा, इनका अलाउ होगा, तो
2 lakh. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55. एनपीएस फॉलो विच टैक्स रिजाइम. मैंने आपको ट्रिपल ई बताए थे, ट्रिपल ई मैंने आपको बताए थे, वही इसका आंसर है कि कौन सा टैक्स रिजीम वो फॉलो करता है. वो करता है एग्जाम्प्ट, एग्जाम्प्ट और एग्जाम्प्ट. एग्जाम्प्ट 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 में मैंने आपको एटीसी बताई थी. ठीक है, एटीसी में मैंने आपको 1.50 लाख बताया था. 1.50. एटी डबल सी डी वन में मैंने आपको बताया था 50,000. ठीक है, 80 डबल सी डी टू में मैंने आपको बताया था 10% ऑफ डी ए प्लस टैक्स सेविंग. ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56. 56 का आंसर आपको खुद देना है. ठीक है, क्योंकि मैं ये बता चुकी हूँ, एटीसी कई बार मैं बता चुकी हूँ, तो इसका आंसर आप खुद दोगे. आते हैं क्वेश्चन नंबर 57. 57 ही मैंने अभी आपको बताया है कि 50,000 की जो एडिशनल डिडक्शन होती है वो किस पे होती है, तो इसका आंसर भी आपको ही देना है. देखो मैं थ्योरी क्लियर कर चुकी हूँ, तो क्वेश्चन अब आप कुछ क्वेश्चन अब आप भी अटेम्प्ट करो. ठीक है, ये मैंने अभी अभी बिल्कुल अभी बताया है. 80 सी भी बताया है, 80 सी डी वन भी बताया है और डी टू भी बताया है. ठीक है, तीनों अमाउंट मैंने भी बताया है. तो यहाँ पे हमें बताना है कि 50,000 किस में आएगा. इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 58. एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस फॉर ए प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय इज डिडक्टेबल. जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है प्राइवेट सेक्टर में वो कितना होता है, तो वो आपका होता है 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए. ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है. अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय. अभी तो मैंने आपको बताया था कि पब्लिक सेक्टर में 10%. ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में कितना होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है 14%. ठीक है, 14%. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 60. क्वेश्चन नंबर 60 के बाद हमारा नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 60 रिपीट है, ये आपको खुद बताना है. ठीक है, एनपीएस फॉलो विच टैक्स रिजाइम एट विड्रॉल. विड्रॉल में कौन सा टैक्स रिजाइम फॉलो करता है वो. पार्शियल विड्रॉ. अब हम हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है विड्रॉ का, कि हम कैसे विड्रॉ कर पाएंगे, कैसे नहीं विड्रॉ कर पाएंगे. तो ये क्वेश्चन नंबर है 61 टू, यार इसमें दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा. क्वेश्चन नंबर 61 टू 75. ठीक है, 75 तक हम विड्रॉल के सारे रूल्स पढ़ेंगे कि क्या रूल्स होते हैं विड्रॉल के. ठीक है, तो पार्शियल विड्रॉ मैंने आपको कितने साल बाद बताया था, ये बताया था मैंने आपको 3 साल बाद. ठीक है, 3 साल तक आप कोई भी अमाउंट नहीं निकाल सकते हो. वो 3 साल से पहले कोई भी अमाउंट नहीं निकाल सकते, 3 साल के बाद ही आपका अमाउंट निकलेगा. ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं. पार्शियल विड्रॉ लिमिट इज हाउ मच ऑफ सब्सक्राइबर ऑन कंट्रीब्यूटर. पार्शियल विड्रॉ की लिमिट कितनी है, मतलब कितना अमाउंट आप निकाल सकते हो पार्शियल विड्रॉ में अपने कंट्रीब्यूशन में से. तो ये आप निकाल सकते हो 25%. ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63. क्वेश्चन नंबर 63 बहुत इजी क्वेश्चन है. पार्शियल विड्रॉ किस किस रीजन से निकाल सकते हो. कोई भी बीमार हो गया, बच्चों की एजुकेशन है, मैरिज है, हाउस परचेज करना है, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है. ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64. देखो ये भी मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया था, अगर किसी को याद हो तो 64 का क्वेश्चन पढ़ के जल्दी से कमेंट कर दो.
60 साल से पहले कंपल्सरी एन्युटाइजेशन कितना होता है? 60 साल से पहले अगर अपना आप अमाउंट विड्रॉ करते हो तो कितना एन्युटाइजेशन में आता है? 20%, 40%, 60%, 80%, 80%। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड। ऑन प्रीमेच्योर एग्जिट मैक्सिमम लमसम, प्रीमेच्योर अमाउंट में जब आप निकालते हो तो मैक्सिमम लमसम कितना बताया था मैंने? उसमें मैंने आपको बताया था 20%। जिन बच्चों ने लेक्चर 1 और 2 नहीं देखा है ना, उन्हें ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लेक्चर 2 में मैंने इसकी 1 और 2 में थ्योरी कंप्लीट किया एमसीक्यूज के साथ साथ। तो पहले जाके लेक्चर 1 और 2 देख लेना, ठीक है? अगर वो भी नहीं देख सकते हो तो ये वाला वीडियो देख लेना, इसको मैं पूरा कंपाइल करूंगी लेक्चर 1 और 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 66। अगर आप नॉर्मल एग्जिट करते हो तो आपका लमसम कितना मिलेगा? तो मिलेगा नॉर्मल एग्जिट में आपका 60% मिलता है, ठीक है? लमसम अमाउंट 60 से याद रख लेना ये। क्वेश्चन नंबर 67। इफ कॉर्पस है 60 ईयर, 60 साल की उम्र में आप पैसे निकाल रहे हो, ठीक है? इज लेस देन 5 लाख, और जो 5 लाख से कम है, तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा? सोचिए बताओ जल्दी से, क्योंकि सारी थ्योरी में करवा चुकी हूँ। ऑप्शन नंबर ए, विड्रॉल फुली लमसम। क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाते हैं। अगर 2.5 लाख से कम का कॉर्पस है तो कितना मिलेगा? और 60 साल से कम की एज है तो विड्रॉल फुली, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 69। आफ्टर रिटायरमेंट लमसम विड्रॉन कैन बी डिफर्ड अप टू एज। रिटायरमेंट के बाद आप कब तक विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है? डिफर्ड कर सकते हो किस एज तक? तो वो है 70 साल तक, मतलब मैक्सिमम टाइम। 60 साल के बाद आप मैक्सिमम 70 साल तक डिफर्ड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 70। सब्सक्राइबर की डेथ हो गई तो पूरा अमाउंट किसको मिलेगा? तो ये मिलेगा उसके नॉमिनी को, पूरा मिल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71। इसमें बोर्ड में बहुत दिक्कत आ रही है। एग्जिट फ्रॉम एनपीएस एट सुपर एन्यूशन इस टर्म। एनपीएस से आप एग्जिट कर रहे हो सुपर एन्यूशन, तो वो क्या कहलाएगी? नॉर्मल सुपर एन्यूशन एग्जिट कहलाती है वो। क्वेश्चन नंबर 72। कैन एग्जिट बी फेस बिटवीन 60 to 70 ईयर? यस। क्या ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73। चला जा भैया ऊपर। व्हाट इज डिफॉल्ट एन्युटी टाइप अवेलेबल? डिफॉल्ट एन्युटी का कौन सा टाइप अवेलेबल है? लाइफ एन्युटी, ठीक है? एनपीएस में लाइफ एन्युटी तो मिलती है। क्वेश्चन नंबर 74। If subscriber is disabled before 60 year, can he or she can continue NPS? ठीक है? Yes, till 70 years. Question number 75.
क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कह रहा है? एनपीएस अलाउ नॉमिनी टू, जो एनपीएस होता है वो नॉमिनी को अलाउ करता है कि नॉमिनी क्या कर सकता है। ऑप्शन आप देख लेना, नॉमिनी पूरा अमाउंट निकाल सकता है, ठीक है। इसमें से कह रहा है, इसमें से पीएफएम कौन सा नहीं है। मैंने आपको नाम बताए थे, अगर और मैंने ये बताया था कि कितने पीएफएम होते हैं हमारे। यार ये बहुत दिक्कत कर रहा है। 8 बताए थे मैंने, 8 पीएफएम बताए थे, पेंशन फंड मैनेजर, ठीक है, पेंशन फंड मैनेजर बताए थे। उनमें से इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखो, उसमें से ये आरबीआई पेंशन फंड नहीं है, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 76 हो गए। अब 76 से हमारे फंड मैनेजर, एन्युटी और प्रोबेबिलिटी के स्टार्ट हो रहे। 76 से 85 तक फंड मैनेजर वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद एनपीएस और यूपीएस की मिक्स क्वेश्चन है। चलो, प्राण इज वैलिड फॉर, प्राण कब तक वैलिड है? लाइफ लॉन्ग। सॉरी, सॉरी सॉरी। क्वेश्चन नंबर 78, देखो, एनपीएस अकाउंट इज पोर्टेबल अप्रोच। तो किसमें पोर्टेबल होता है? वो जॉब चेंज में होता है, सिटी चेंज में होता है, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में, तो सभी कंडीशन में होता है। एक चीज और, अब एक कंडीशन आई है कि अब जो यूपीएस वाले हैं ना, वो एनपीएस में आ सकते हैं। ये लेटेस्ट न्यूज है, ठीक है। यूपीएस वाले अब एनपीएस में भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, सीआरए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी अंडर एनपीएस, वो क्या है? आईडीएफसी है, एनएसडीएल है, एसबीआई, आरबीआई, तो वो एनएसडीएल है। देखो, एनएसडीएल की फुल फॉर्म आप मुझे बताना क्या है, और क्योंकि एनएसडीएल से पैन कार्ड भी एनएसडीएल के थ्रू ही बनता है, तो इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करना, ठीक है। चलो, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रस्टी बैंक अंडर एनपीएस इज, एनपीएस में ट्रस्टी बैंक कौन सा है? तो वो है बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 हमारे हो चुके हैं। अब रह गए हमारे सिर्फ 20 क्वेश्चन। 20 में से 5 क्वेश्चन हमारे फंड मैनेजर के हैं 85 तक। फिर उसके बाद यूपीएस और एनपीएस के मिक्स क्वेश्चन है। या आपका लेक्चर फिर यहीं फिनिश हो जाएगा। एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर आर रेगुलेटेड बाय, एन्युटी सर्विस का प्रोवाइडर कौन है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो बता सकते हो आप मुझे, कमेंट में मैसेज करो, मैं वेट कर रही हूँ। तो ये है एडा, ठीक है, एडा। एडा की फुल फॉर्म मुझे कमेंट में मेंशन करना, ठीक है। एडा की भी, पीएफआरडीए की भी, क्या पता आपकी फुल फॉर्म ही पूछ ले एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 पे आ जाओ। सब्सक्राइबर एन्युटी कहाँ से खरीद सकता है? सबसे ही खरीद सकता है इनमें तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, पेंशन फंड मैनेजमेंट फीस कितनी होती है एनपीएस में? तो ये आपकी होती है 0.0009%। ऑप्शन नंबर डी, ये याद कर लेना, इसमें तो कुछ ट्रिक नहीं बता सकती आपको। क्वेश्चन नंबर 84, हु ओवरसीज एनपीएस ट्रस्ट। 84 में एनपीएस ट्रस्ट को कौन देख ओवरसीज करता है? तो ये करता है आपका पीएफआरडी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, रोल ऑफ एनपीएस ट्रस्ट। एनपीएस ट्रस्ट का रोल क्या है? भाई बोर्ड इतना इरिटेट कर रहा है ना, पढ़ाने का भी मन नहीं करता है बोर्ड पे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, सेफगार्ड सब्सक्राइबर इंटरेस्ट और फंड, ठीक है। अब बचे हमारे 15 क्वेश्चन।
15 क्वेश्चन बचे हैं हमारे। 15 में से अब हम करेंगे यूपीएस वर्सेस एनपीएस, ठीक है। 15 क्वेश्चन हमारे इसके हो जाएंगे। चलो, टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 86, यूनिफाइड पेंशन स्कीम एंश्योर यूपीएस 2025 क्या आंसर करती है? वो देखिए, गारंटीड पेंशन 10,000 रुपये पर मंथ। ये क्वेश्चन मार्क को इग्नोर कर देना। 10,000 रुपये पर मंथ पेंशन देगी देगी यूपीएस, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, हु इज एलिजिबल फॉर यूपीएस? यूपीएस के लिए एलिजिबल कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अंडर एनपीएस, ठीक है। ये देखो, ये रहा। और अभी जो आर्टिकल आया ना कि यूपीएस वाले एनपीएस में जा सकते हैं, वो आर्टिकल आप न्यूज़पेपर में से पढ़ लेना, उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। मैं ये लेक्चर बना चुकी थी तब वो आर्टिकल आया, नहीं तो मैं उसके क्वेश्चन भी इसमें डाल देती। क्वेश्चन नंबर 88, मेजर डिफरेंस बिटवीन एनपीएस और यूपीएस में मेजर डिफरेंट क्या है? देखो, एनपीएस क्या है? एनपीएस तो मार्केट से लिंक्ड होता है, ठीक है। जैसे मार्केट बढ़ेगी तो आपका एनपीएस भी बढ़ेगा, लेकिन यूपीएस में गारंटी होती है कि आपको कितना अमाउंट मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, लोअर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन देन, सॉरी क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं। एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना होता है? तो ये होता है आपका लोअर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, ठीक है। यूपीएस में गवर्नमेंट से कम कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 90, विच ग्रीवियंस इज यूज्ड बाय एनपीएस? एनपीएस कौन सा ग्रीवियंस यूज करता है? सीजीएमएस, सेंट्रल ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब देखते, अब सिर्फ हमारे 10 क्वेश्चन बचे हैं और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये लेक्चर में सारी इंफॉर्मेशन दे सकूं। देखो, मैं लेक्चर बनाती हूँ, मुझे पर्सनली कमेंट आते हैं कि मैडम आप अच्छा पढ़ाती हो, मैडम आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं, पर पता है प्रॉब्लम क्या है? आप लोग लेक्चर देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो। मेरे लेक्चर, मेरा यूट्यूब खुद मुझे रिपोर्ट भेजता है, तो खुद वो बताता है कि जो अनसब्सक्राइबर हैं उनकी अ, उनका व्यूज ज़्यादा है मेरे लेक्चर पे। अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो आपको सब्सक्राइब भी करना चाहिए, क्योंकि मैं इतने एफर्ट कर रही हूँ, तो मैं भी तो आपसे सिर्फ ये उम्मीद रखूंगी कि आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं कभी बहुत रेयर टू रेयर बोलती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लेकिन आज मुझे बोलना पड़ रहा है, ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, और नहीं लगे तो मत करना। क्वेश्चन नंबर 91, ये तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो याद ही करना पड़ेगा कि सीआरए के कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर क्या है ना। तो वो टोल फ्री नंबर होता है, ये होता है, ये आप याद कर लेना, ठीक है। इसमें तो मैं क्या ही बताऊंगी आपको। पीआरएन किट में क्या क्या होता है? पीआरएन किट में देखो, पीआरएन कार्ड होता है, इंटरनेट पासवर्ड होता है, टेलीफोन पासवर्ड होता है, और लग तो सब कुछ आता है पीआरएन किट में, ठीक है, जब आप अकाउंट खोलते हो। क्वेश्चन नंबर 93, देखो क्वेश्चन नंबर 93 देखो, देखो, अगर कोई ग्रीवियंस रिसॉल्व रह गया है विद इन 30 डे में, तो सब्सक्राइबर उसको कहाँ एस्केलेट कर सकता है, मतलब कहाँ पे ले जा सकता है? तो वो ले जाता है पीएफआरडीए के ग्रीवियंस रजिस्टर सेल में, ठीक है। चलो, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट हैपन इफ सब्सक्राइबर डजंट विथड्रॉ लंप सम टिल एज 70? क्या होगा अगर 17 साल का हो गया, उसने विथड्रॉ नहीं किया, तो क्या होगा? अकाउंट क्लोज हो जाएगा, अपना पे आउट मिल जाएगा, उसके अकाउंट में आ जाएगा, बैंक अकाउंट में। यही होता है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, सॉरी 95, अंडर एनपीएस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन व्हेन नो चॉइस एक्सरसाइज, जब हमारे पास कोई एक्सरसाइज नहीं, नो चॉइस एक्सरसाइज होती है, तो हम क्या करते हैं? तो फिर वो ऑटो चॉइस लाइफ साइकिल फंड में चला जाता है। दो चॉइस होती हैं, एक एक्टिव और एक ऑटो, ठीक है। एक्टिव पे हमारे पास चॉइस है नहीं इसमें, यहाँ पर, तो वो ऑटो में ही जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96,
विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब टायर 2 अकाउंट। टायर 2 अकाउंट मैंडेटरी होता है, वॉलेंट्री होता है? वॉलेंट्री होता है। टायर 1 का मैंने बताया था कि मैंडेटरी होता है, ठीक है। टायर 1 मैंडेटरी होता है, जब तक टायर 1 नहीं खोलोगे तो टायर 2 नहीं खुलेगा, लेकिन टायर 2 तो वॉलेंट्री है, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। डिफॉल्ट एज ऑफ एग्जिट एनपीएस इज, तो ये है आपकी 60 ईयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 पे आ जाओ। व्हाट इज स्वावलंबन स्कीम? अर्लियर अंडर एनपीएस, पहले एनपीएस में थी ये। तो ये थी कि गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी 1,000 रुपये जो एलिजिबल अकाउंट है, और ये कब से कब तक था? 2010 से 2014 तक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब बचे हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चन, फिर ये लेक्चर फिनिश हो जाएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। सभी को अच्छे से एग्जाम करके आना। अगर किसी का किसी का एग्जाम मेरे लेक्चर की वजह से क्लियर होता है, फ्री वालों का भी या पेड वालों का भी, तो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पे ज़रूर बताना। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैंने फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे पढ़ाया और किसी का एग्जाम क्लियर हुआ, ठीक है। एनपीएस प्राइमरी बेनिफिट सब्सक्राइबर। एनपीएस प्राइमरी किसको वो देता है बेनिफिट? ये क्या हो गया इसमें? ऑप्शन तो दिखाई दे रहे होंगे ना आपको। पहला है रिस्क फ्री गारंटी रिटर्न, बिल्डिंग रिटायरमेंट, अलाइन स्पेक्युलेटिव इक्विटी, रिटायरमेंट वेल्थ एंड पेंशन। तो ये इसका आंसर आपका है बी, ऑप्शन नंबर बी, रिटायरमेंट वेल्थ थ्रू कंपाउंडिंग एंड पेंशन, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, अब आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ना, ये देखो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये मैंने थोड़ा छोटा करके लिख दिया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 100, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। एनपीएस अर्ली एज में आप स्टार्ट करते हो तो क्या इसका एडवांटेज होगा? ये तो आप भी बता सकते हो ना। ग्रेटेस्ट रिटायरमेंट ड्यू टू कंपाउंडिंग, बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा आपको रिटायरमेंट तक जाते जाते, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ साथ। हमारा लेक्चर यहीं फिनिश होता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, लेक्चर को आगे शेयर करना, ठीक है। बाय बाय गाइस, थैंक यू।